फूलपुर गांव में चिलचिलाती गर्मी का मौसम था। सूरज आग उगल रहा था और गांव की धूल भरी सड़क पर इकलौती गन्ने की दुकान थी रमाकांत की। अरे बिरजू, जल्दी हाथ चला। देख नहीं रहा कितनी लंबी लाइन लगी है ग्राहकों की। गर्मी का मौसम है, यही तो कमाई का असली समय है। तो इतनी धीरे धीरे गन्ने मशीन में डालेगा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? मालिक, मशीन बहुत गर्म हो गई है, थोड़ा रुक जाते हैं। गन्ने भी अब कम ही बचे हैं। अगर मशीन फूक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बेवकूफ़ आदमी, मशीन गर्म हो गई तो उस पर ठंडा पानी डाल। और गन्ने कम बचे हैं तो क्या हुआ? मैं किस दिन के लिए अपना दिमाग लगाऊंगा? तू बस रस निकाल, बाकी मुझ पर छोड़ दे। गांव वालों को तो बस ठंडा चाहिए, उन्हें क्या पता रस कितना है और बाकी चीजें कितनी। बाकी चीजें? आपका मतलब क्या है मालिक? गन्ने के रस में गन्ने के अलावा और क्या होता है? तू अपना काम कर, ज्यादा सवाल मत पूछ। तुझे तेरी दिहाड़ी से मतलब है ना? वो तुझे शाम को मिल जाएगी। जाकर ग्राहकों को बोल कि रस तैयार हो रहा है। रात के समय रमाकांत और उसकी पत्नी सुमन कमरे में बैठे थे। रमाकांत दिन भर की कमाई गिन रहा था। आज तो गल्ले में अच्छी खासी रकम आई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है। इस बार बारिश से पहले हम अपने दूसरे कमरे की छत पक्की करवा लेंगे। अरे भगवान, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ चिल्लर है। अगर मेरा दिमाग सही से चल गया ना तो हम फूलपुर गांव में सबसे अमीर होंगे। सरपंच और मुखिया जी से भी ज्यादा पैसा होगा हमारे पास। मुझे आपका ये ज्यादा दिमाग चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ईमानदारी की कमाई में जो बरकत होती है वो बेईमानी के पैसों में कहाँ। जितना भगवान दे रहा है उसमें खुश रहना सीखिए। तू तो रहने ही दे अपनी पुरानी बातें। ईमानदारी से आज तक कौन महल बना पाया है? वो शहर वाले सेठ को देख, कैसे रातों रात करोड़पति बन गया। कल से मैं गन्ने के रस में बर्फ और पानी की मात्रा बढ़ा दूंगा। गन्ने बहुत महंगे आ रहे हैं, ऐसे तो मैं जिंदगी भर ठेला ही लगाता रह जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, उन्हें स्वाद का पता नहीं चलेगा क्या? हमारे पास जो ग्राहक आते हैं वे सब हमारे गांव की ही हैं, हमारे अपने लोग हैं। अरे मेरी भोली पत्नी, मैं ऐसा वैसा पानी नहीं मिलाऊंगा। बर्फ भी वो वाली लाऊंगा जो शहर के कारखाने में सबसे सस्ती मिलती है। और मिठास कम ना हो इसके लिए थोड़ी सी सैकरीन मिला दूंगा। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि वो गन्ने का रस पी रहे हैं या सैकरीन का मीठा पानी। नहीं रमाकांत जी, मेरी बात मानिए, ऐसा पाप मत कीजिए। गांव के लोग हम पर भरोसा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे रस पीने आते हैं। वो सैकरीन और कारखाने की बर्फ सेहत के लिए बहुत खराब होती है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो पाप लगेगा हमें। तू अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे पता है धंधा कैसे करना है। पाप पुण्य से पेट नहीं भरता। तू बस कल से नोट गिनने की तैयारी कर। और हाँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन सुबह सुबह रमाकांत ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने बिरजू को पीछे बुला लिया। सुन बिरजू, आज से तू एक गिलास रस में आधा गिलास वो नीले ड्रम वाला पानी मिलाएगा और उसके ऊपर से ये सफेद पाउडर डाल देना, समझ गया? लेकिन मालिक, वो नीले ड्रम में तो जोहड़ के पास वाले पुराने कुएं का पानी है। वो तो खारा और गंदा होता है, उसमें तो कीड़े भी हो सकते हैं। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल। मैंने जो कहा है वो कर। उसमें मैंने जो सफेद पाउडर मिलाया है वो सैकरीन है। उससे सारा पानी गन्ने से भी ज्यादा मीठा हो जाएगा। ऊपर से ये सस्ती बर्फ डाल देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मालिक, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इससे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। गांव वाले अगर जान गए तो हमें मार मार कर अधमरा कर देंगे। डर लग रहा है तो अभी इसी वक्त जा अपने घर, कल से काम पर मत आना। और हाँ, तेरी पिछले 2 महीने की पगार जो मेरे पास जमा है वो भी भूल जाना। तेरे ऊपर जो मेरा कर्जा है वो भी कल ही वसूल लूंगा। नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरे घर में बूढ़ी और बीमार माँ है। मेरी छोटी बहन की शादी भी करनी है मुझे। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, बस मेरी पगार मत रोकिए। शाबाश, यही तो मैं चाहता था। अक्ल ठिकाने आ गई ना तेरी। अब जा और जल्दी से बर्फ तोड़ कर रख। आज धूप बहुत तेज है, भीड़ ज्यादा आएगी। दोपहर की तेज धूप में गांव का एक गरीब किसान दीनानाथ दुकान पर आया। रमाकांत भाई, एक गिलास ठंडा रस पिला दो।
सुबह से खेत में फावड़ा चलाकर हलक सूख गया है। ऐसा लग रहा है जैसे जान ही निकल जाएगी। आइए दीनानाथ जी, आइए बैठिए इस छांव में। अरे बिरजू, दीनानाथ जी के लिए एक स्पेशल बड़ा ग्लास लगा जल्दी से, एकदम चिल्ड होना चाहिए। बिरजू दीनानाथ को एक ग्लास गन्ने का जूस देता है। दीनानाथ जूस पी के कहता है, भाई आज तुम्हारे रस का रंग कुछ अजीब सा लग रहा है, और ये बर्फ भी कुछ ज्यादा ही डाल दी है तुमने। गन्ने का हरा रंग तो दिख ही नहीं रहा। अरे दीनानाथ जी, ये नया गन्ना आया है शहर से, एकदम खास किस्म का है, इसलिए रंग ऐसा है। और गर्मी इतनी है इसलिए बर्फ ज्यादा डाली है, ताकि आपके कलेजे को ठंडक मिले। आप एक बार पीकर तो देखिए, सारी थकान मिट जाएगी। हाँ, मीठा तो बहुत है, पर सच कहूं तो वो गन्ने वाली सौंधी महक नहीं आ रही है इसमें। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ मीठा पानी पी रहा हूं। आप भी ना दीनानाथ जी, ज्यादा मत सोचिए। थके हुए हैं इसीलिए आपको स्वाद पता नहीं चल रहा। बस पीजिए और गर्मी भगाइए। लाइए पैसे निकालिए, 20 रुपए। 20 रुपए? कल तक तो तुम 15 रुपए का एक गिलास देते थे, अचानक 5 रुपए कैसे बढ़ गए? महंगाई देख रहे हैं आप, गन्ने के दाम आसमान छू रहे हैं, ऊपर से शहर से बर्फ लाने का भाड़ा भी बढ़ गया है। लेना है तो लीजिए, वरना आगे से मत आइएगा, मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों करते हो? ये लो 20 रुपए। लूट मचा रखी है तुमने तो पूरे गांव में। मजबूरी है कि आसपास कोई और दुकान नहीं है। थोड़ी देर बाद स्कूल से लौटता हुआ एक छोटा बच्चा राजू वहां आया। वो पसीने से लथपथ था। रमाकांत काका, मुझे भी एक गिलास रस दे दो। मेरे पास गुल्लक के 10 रुपए हैं। बहुत तेज प्यास लगी है काका। 10 रुपए? 10 रुपए में तो आजकल पानी भी नहीं मिलता छोकरे। 10 रुपए में तो सिर्फ आधा गिलास ही मिलेगा। ठीक है काका, आधा ही दे दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं गर्मी से। बिरजू, इस छोकरे को वो नीचे वाले जग से आधा गिलास दे दे, उसमें बर्फ ज्यादा डाल देना। पर मालिक, उस जग में तो सिर्फ बर्फ का पानी और सैकरीन है, उसमें तो एक बूंद भी गन्ने का रस नहीं है। चुपचाप दे दे जो कहा है, ज्यादा होशियारी मत दिखा। इसे क्या पता चलेगा? बिरजू राजू को एक गिलास गन्ने का रस दे देता है। काका, ये तो बहुत ज्यादा ठंडा है, पर इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। मेरे गले में कुछ अजीब सा लग रहा है। बेटा, बच्चों को ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए। ठंडा है ना, बस पी ले और चुपचाप अपने घर जा, रास्ता ना अपनो। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में रमाकांत की कमाई कई गुना बढ़ गई। उसने अपनी पत्नी को एक सोने की चेन लाकर दी। देख सुमन, मैंने कहा था ना, ये देख सोने की चेन तेरे लिए लाया हूँ। और ये देख नोटों की गड्डियाँ। अब हम अगले महीने ही पक्का मकान बनाना शुरू करेंगे। मुझे इन पैसों से और इस सोने की चेन से डर लगता है। मैं इसे नहीं पहनूंगी। पूरे गांव में आपके रस की बुराई हो रही है। लोग पनघट पर बातें करते हैं कि उनके रस को पीकर उनके गले में खराश हो रही है। औरतों का काम है चुगली करना। जब प्यास लगती है तो झक मारकर मेरे ही ठेले पर आते हैं ना। पूरे गांव में कोई और रस वाला है क्या? मेरी तो मोनोपोली है। लेकिन आज सुबह रामू की माँ रो रही थी। वो कह रही थी कि उसका बेटा कल से बीमार है, उसे भयंकर उल्टियाँ हो रही है और दस्त लग गए हैं। उसने कल आपके ठेले से ही रस पिया था। मैं क्या करूं? उसने घर में कुछ और अंट-शंट खा लिया होगा या मिट्टी खा ली होगी। मेरे रस का नाम क्यों लगा रही है वो चुड़ैल? आप मान क्यों नहीं जाते? वो कुएं का गंदा पानी और कत्ल खाने की सस्ती बर्फ लोगों की जान ले लेगी। भगवान के लिए ये सब बंद कर दीजिए। मुझे ऐसा पाप का पैसा नहीं चाहिए। मुझे किसी भगवान से डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ गरीबी से डर लगता है। मैंने बहुत गरीबी देखी है, अब और नहीं देखूंगा। तू ज्यादा बकबक मत कर और जाकर मेरे लिए खाना ला। कल मुझे शहर जाकर एक और ठेला खरीदना है। कुछ ही दिनों में गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। गांव के वैद्य जी का दवाखाना मरीजों से भर गया। हे भगवान, ये कैसी महामारी आ गई है हमारे शांतिपूर्ण गांव में। कल से अब तक 35 मरीज आ चुके हैं। सबके पेट में भयंकर दर्द है, लगातार उल्टियां हो रही हैं और बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। जी वैद्य जी, स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। क्या कारण हो सकता है इसका? कहीं हमारे गांव के कुएं का पानी तो दूषित नहीं हो गया, या कोई छूत की बीमारी फैल गई है? नहीं मुखिया जी, मैंने गांव के मुख्य कुएं की पानी की जांच की है, वो बिल्कुल साफ है। ये बीमारी किसी और चीज से फैल रही है, और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसके शिकार ज्यादातर छोटे बच्चे और बुजुर्ग हो रहे हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। वे ही सबसे ज्यादा तड़प रहे हैं। तो फिर क्या हो सकता है?
हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा, वरना गांव में हाहाकार मच जाएगा। हमें शहर से बड़े डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे। मुखिया जी गजब हो गया। मेरा बेटा राजू कल रात से खून की उल्टियां कर रहा है। वो बेहोश हो गया है। उसे बचाइए मुखिया जी, मेरा तो एक ही बेटा है। घबराओ मत दीनानाथ, उसे यहाँ लेटाओ, मैं अभी नाड़ी देखता हूँ। दीनानाथ, राजू ने कल दिन भर में क्या खाया पिया था? कुछ याद करके बताओ। उसने तो घर का ही सीधा साधा खाना खाया था वैद्य जी, दाल और रोटी। बस दोपहर को स्कूल से आते वक्त उसने रमाकांत के ठेले से गन्ने का रस पिया था। उसके बाद से ही वो पेट पकड़कर रोने लगा था। गन्ने का रस? रुको, मेरे घर में भी कल मेरी पत्नी और छोटे बेटे ने गन्ने का रस पिया था। वे दोनों भी आज सुबह से बिस्तर पर पड़े हैं। और जितने भी मरीज मेरे पास कल से आए हैं, मैंने उन सबसे पूछा था। सब ने एक ही बात बताई है कि उन्होंने बाहर का कुछ नहीं खाया, बस गर्मी से बचने के लिए रमाकांत के पास जाकर रस पिया था। इसका मतलब बीमारी की जड़ गन्ने के रस की दुकान है। मुखिया जी और वैद्य जी को रमाकांत की बेईमानी पर पूरा शक हो गया। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए। मुझे उस रमाकांत पर पहले से ही शक था। आजकल वो बहुत इतराने लगा था। रातों रात उसके पास बहुत पैसा आ गया था। चलो अभी उसके दुकान पर चलते हैं, मैं उसकी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। मुखिया जी, अगर वो सच में लोगों की जान से खेल रहा है तो उसे सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये तो सीधा सीधा हत्या का प्रयास है। मैं भी चलूंगा आपके साथ। अगर मेरे बेटे राजू को कुछ हो गया तो मैं उस रमाकांत को अपने इन हाथों से जिंदा गाड़ दूंगा। उसने मेरे मासूम बच्चे के साथ धोखा किया है। मुखिया जी, वैद्य जी और दर्जनों गुस्से में भरे गांव वाले रमाकांत के ठेले पर पहुंच गए। रमाकांत उन्हें देखकर थोड़ा घबराया, पर मुस्कुराने का नाटक करने लगा। अरे मुखिया जी, आइए आइए, आज तो मेरे अहो भाग्य जो आप इतने सारे लोगों के साथ मेरी इस गरीब की दुकान पर पधारे। बिरजू, जल्दी से मुखिया जी और वैद्य जी के लिए एकदम ताजा रस निकाल। रहने दे अपना ये झूठा नाटक रमाकांत। हम यहाँ तेरा ये मीठा जहर पीने नहीं आए हैं। हमें सब पता चल गया है। जहर? ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैं तो गांव वालों की इतनी सेवा कर रहा हूँ इस भयंकर गर्मी में। मैं तो पुण्य का काम कर रहा हूँ। सेवा नहीं, तू लोगों की जान ले रहा है दरिंदे। गांव के आधे बच्चे अस्पताल और मेरे दवाखाने में तड़प रहे हैं, और उन सब ने सिर्फ तेरा ही रस पिया था। तूने क्या मिलाया है इसमें? सच सच बता दे, वरना आज गांव वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं। वैद्य जी, आप मुझ गरीब पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे रस में क्या खराबी हो सकती है? गन्ना तो सीधा मेरे खेत से आता है। मैं तो आपके सामने रस निकालता हूँ। आप चाहो तो मशीन चेक कर लो। झूठ मत बोल नीच आदमी। मेरे बेटे राजू की हालत बहुत खराब है। वो खून की उल्टियां कर रहा है। तूने कल उसे 10 रुपए में क्या पिलाया था? बोल। मैंने तो बस रस पिलाया था दीनानाथ जी। अब वो बच्चा है, धूप में खेलता होगा, उसे लू लग गई होगी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग बिना बात के मेरी दुकानदारी खराब कर रहे हैं। बिरजू, तू इधर आ। तू बता सच क्या है? अगर तूने आज झूठ बोला तो तुझे भी इसके साथ जेल भिजवा दूंगा और गांव से भी बाहर निकाल दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं बहुत मजबूर था। मेरी कोई गलती नहीं है। मालिक ने मुझे नौकरी से निकालने और मेरी पगार रोकने की धमकी दी थी। चुप कर बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? मुखिया जी, ये लड़का पागल हो गया है। ये मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहा था, मैंने नहीं दिए तो अब मुझे फंसा रहा है। तू एक शब्द और मत बोलना रमाकांत, वरना यही तेरी जुबान खींच लूंगा। हाँ बिरजू, निडर होकर बता, क्या मिलाता है ये रस में? मुखिया जी, मालिक गन्ने के रस में वो जोहड़ वाले गंदे कुएं का पानी मिलाते हैं। उसमें बहुत कीड़े होते हैं और मिठास के लिए ये सफेद पाउडर, जिसे ये सैक्रिन कहते हैं, वो मिलाते हैं। और वो जो बर्फ है ना, वो शहर के कत्ल खाने के पास वाली गंदी फैक्ट्री से आधी कीमत पर लाते हैं। ये एक गिलास रस में 3 हिस्सा गंदा पानी और सैक्रिन मिलाते हैं। हे भगवान, कत्ल खाने के पास वाली फैक्ट्री की बर्फ, वो पानी तो भयंकर रूप से दूषित होता है। उसमें खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, और सैक्रिन तो बच्चों के कोमल लिवर के लिए सीधा जहर है। तूने चंद पैसों के लिए पूरे गांव को मौत के मुंह में धकेल दिया रमाकांत। तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये बिरजू सरासर झूठ बोल रहा है। ये मुझसे जलता है क्योंकि मेरी कमाई अच्छी हो रही है। आप लोग इसकी बातों में मत आइए। अब तेरी कोई चालाकी और झूठ नहीं चलेगा रमाकांत। दीनानाथ, जाओ और पंचायत घर के फोन से पुलिस को बुला लाओ। आज इसका फैसला कानून करेगा। Right, so let's get right into it because we have a lot to unpack today. कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई पुलिस की जीप वहां आ गई। भीड़ का शोर सुनकर रमाकांत की पत्नी सुमन भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई।
क्या मामला है मुखिया जी? आपने इतनी जल्दी में पुलिस को क्यों बुलाया? गांव में कोई दंगा हो गया है क्या? दंगा नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस एक आदमी ने पूरे गांव में जहर बांटा है। मिलावटी गन्ने का रस पिलाकर इसने दर्जनों लोगों को बीमार कर दिया है। बच्चे मौत से लड़ रहे हैं। इसके ठेले के पीछे रखे नीले ड्रम में गंदा पानी और खतरनाक केमिकल है। क्यों बे रमाकांत, यही सड़ा हुआ पानी पिलाता था तू मासूम लोगों को? इंसान है या कोई जानवर? चंद रुपयों के लिए तूने इंसानियत ही बेच दी। मैंने आपको कितनी बार रोका था जी, कितनी बार आपके हाथ जोड़े थे कि ऐसा पाप मत कीजिए, बेईमानी की कमाई हमें बर्बाद कर देगी। पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आप तो अमीर बनने के अंधे लालच में पागल हो गए थे। आज देखिए आपका लालच हमें कहाँ ले आया। आज हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सुमन, मुझे बचा ले, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुखिया जी को समझाना, मैं तेरा पति हूँ। मैं कैसे बचा लूं आपको? जब आप वो गंदा पानी मिला रहे थे तब आपने उन मासूम बच्चों पर तरस खाया था जो आपके पास अपनी गुल्लक के पैसे लेकर आते थे। आपने तो उन्हें भी गंदा पानी पिला दिया। आप इसी लायक हैं। आज मैं भी आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। वैद्य जी, मुझे बचा लीजिए। मैं अपने सारे पैसे, अपनी सारी कमाई गांव वालों के इलाज के लिए दे दूंगा। बस मुझे जेल मत भेजिए, वहां मैं घुट घुट कर मर जाऊंगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तूने जो पाप किया है उसकी सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। तेरा पैसा अब किसी काम का नहीं है। इस पर हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी और मिलावटखोरी का कड़ा मुकदमा चलेगा। सारी जिंदगी चक्की पीसेगा ये जेल में। इसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि कोई दूसरा ये काम करने की सोचेगा भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, और इसकी इस दुकान का क्या करें? इसे देखकर मुझे मेरे बीमार बेटे की याद आ रही है। इस दुकान को अभी इसी वक्त आग लगा दो, ताकि भविष्य में कोई और ऐसा नीच काम करने की हिम्मत ना करे। ये ठेला हमारे गांव के लिए एक कलंक है। गांव वालों ने मिलकर रमाकांत के दुकान को तोड़ दिया और उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। आग की लपटें आसमान छूने लगी। मेरा दुकान, मेरी मशीन, मेरी कमाई, अरे कोई बुझाओ इस आग को। मेरा सब कुछ जल गया, मैं तो कहीं का नहीं रहा। दुकान नहीं जला है रमाकांत जी, आपका लालच जल रहा है। काश आपने मेरी बात मानकर ईमानदारी की कमाई खाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप अपने किए की सजा भुगतिए। पुलिस रमाकांत को लेकर चली गई। कुछ दिनों बाद वैद्य जी और शहर के डॉक्टरों के इलाज से गांव के बीमार लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। शुक्र है भगवान का कि सभी मरीजों की जान बच गई। राजू भी अब खतरे से बाहर है और आज सुबह उसने पहली बार आंखें खोली हैं। जी हाँ वैद्य जी, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन इस घटना ने हमारे पूरे गांव को एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक दिया है। लालच इंसान की मति पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी। उस रमाकांत ने रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपनी इज्जत, अपना परिवार, अपना व्यापार और अपनी आजादी सब कुछ हमेशा के लिए खो दिया। मुखिया जी, मैं गांव वालों की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। रमाकांत जी ने जो पाप किया उसकी सजा उन्हें मिल रही है। मैंने एक फैसला किया है। मैंने उनके रखे हुए सारे पैसे और वो सोने की चेन बेचकर जो रकम मिली है वो मैं गांव के पंचायत घर में दे दूंगी। मेरी इच्छा है कि उस पैसे से गांव के लिए एक साफ पानी की टंकी और एक आरओ मशीन लगवाई जाए, ताकि भविष्य में कोई भी बच्चा गंदा पानी पीने को मजबूर ना हो। ये तुम्हारा बहुत बड़ा बड़प्पन है बेटी। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। तुमने तो हमेशा उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। हम वो पैसा जरूर गांव की भलाई में लगाएंगे। ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया बेईमानी से कमाए गए 1000 रुपयों से ज्यादा सुकून देता है। रमाकांत ये सीधी सी बात समझ नहीं पाया और अपनी जिंदगी तबाह कर ली। इसके बाद सुमन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव में ही सिलाई का काम शुरू किया और इज्जत की जिंदगी जीने लगी।